brought to you by American Pistachios. नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। बिरसा मुंडा की पहचान से जुड़े प्रतीकों की राजनीति देश में नई नहीं है। आदिवासियों के खैरख्वाह बनने की ख्वाहिश जिस नेता ने रखी, साल में कम से कम एक बार बिरसा मुंडा का नाम जरूर लिया, लेकिन नामलेवा से आगे आदिवासियों का देश में भला कितना हुआ, ये बहस का विषय है। चर्चा नए सिरे से इसलिए हो रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिरसा मुंडा जयंती के मौके पर उनके गांव जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री का दावा, वो खाली हाथ झारखंड नहीं जा रहे। उन्होंने आदिवासी जनजातियों में हाशिए पर रह गए समाज के लिए एक नई केंद्रीय स्कीम का ऐलान किया है। ऐसे में हमें लगा कि नए सिरे से इस पर चर्चा होनी चाहिए कि केंद्र में सत्तारूढ़ सरकारों ने अब तक इस समाज के लिए क्या किया, मूल्यांकन हो। और इसी पर आज विस्तार से बात होगी लल्लन टॉप शो में, लेकिन उसके पहले रुख करेंगे बिहार का। बिहार में कानून का इकबाल इतना कमजोर हो चुका है कि दरोगा को दिन दहाड़े ट्रैक्टर से कुचल दिया गया। बिहार में पिछले हफ्ते नीतीश कुमार का अंदाजे बयां और माफी का मुद्दा चर्चा में रहा था। इस हफ्ते सुर्खियां बदल गई। राजधानी पटना से करीब 168 किलोमीटर दूर जमुई में खनन माफियाओं ने ट्रैक्टर से एक दरोगा को कुचल दिया। घटना के वक्त दरोगा प्रभात रंजन अपनी टीम के साथ सड़क पर अवैध रेत खनन की चेकिंग कर रहे थे। आज तक न्यूज चैनल से जुड़े शशि भूषण कुमार की रिपोर्ट कहती है, 14 नवंबर की सुबह पुलिस को अवैध बालू भरकर जा रहे वाहन की सूचना मिली। इस टिप के आधार पर दरोगा प्रभात जमुई के गढ़ी थाना क्षेत्र में चेकिंग कर रहे थे। उन्हें बालू से लदा ट्रैक्टर दिखा। दरोगा ने जब ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश की तो ड्राइवर ने स्पीड बढ़ा दी और ट्रैक्टर प्रभात रंजन के अलावा होमगार्ड के जवान राजेश कुमार को भी रौंदते हुए फरार हो गया। घटना के बाद दोनों को अस्पताल ले जाया गया। कुछ देर बाद खबर आई कि डॉक्टर ने दरोगा प्रभात रंजन को मृत घोषित कर दिया है। राजेश कुमार होमगार्ड की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। घटना में मारे गए प्रभात रंजन बिहार के वैशाली जिले से थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 35 साल के प्रभात के परिवार में बूढ़े माता पिता, पत्नी और 2 बच्चे हैं। प्रभात के 2 भाई किडनी के मरीज हैं जिनका इलाज दिल्ली में चल रहा है। परिजन जाहिर सी बात है सदमे में है और इस प्रकरण पर राजनीति भी हो रही है। भाजपा और बिहार की दूसरी विपक्षी पार्टियां नीतीश सरकार को घेरने में जुटी हैं। पूरे बिहार की जो स्थिति है, बिहार में जंगल राज नहीं महाजंगल राज की वापसी हो गई है और मुख्यमंत्री जी को अब बिहार से कोई मतलब ही नहीं रह गया। बिहार के हम समझते हैं कि बिहार को देखने का उनको फुर्सत नहीं है, वो देश देखने में लगे हुए हैं और बिहार में माफियाओं का राज हो गया है, चाहे वो बालू माफिया हो या शराब माफिया हो। मुख्यमंत्री जी अपराधियों के सामने घुटना टेक दिए हैं। कोई दिन ऐसा नहीं होता है कि जिस दिन घटनाएं नहीं घटती है, हत्याएं नहीं हो रही है। अब यहाँ तक कि हमारे जो रक्षक हैं उन्हीं की हत्या हो रही है, तो हम बिहार के लोगों का या फिर देश का रक्षा कौन करेगा? ये तो हुई विपक्ष की बात। अब आपको इस घटनाक्रम पर बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का बयान सुनवाते हैं। नहीं, तो ये नई घटना है, पहली बार हुई है। इससे पहले कभी नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश में नहीं होता है, बिहार के लिए तो मध्य प्रदेश में नहीं होता है। अरे भाई ये घटना है, अपराध है, अपराधी है तो ये तो होते रही है ना। इस तरह की घटना है, समय समय पर होती है। अपराधियों को मुंह तो जवाब दिया जाता है। अपराधी कितना देर बच पाते हैं? अब आपके हाथ में संगीन है, किसी को मार दोगे और उसका प्रतिफल क्या होता है? 24 घंटा नहीं, 48 घंटा नहीं, अपराधी जेल में होते हैं, शिनाख्त होती है, सजा होती है। ये नीतीश सरकार के मंत्री हैं, शिक्षा महकमे की जिम्मेदारी है। खबरों में रहते हैं अपने शिक्षा सचिव के साथ अदावत को लेकर, लेकिन अब बयानों के चलते खबर में है। हत्या एक जघन्य अपराध है, तो इस पर भी खाकी वर्दीधारी जिनकी जिम्मेदारी है कानून की रक्षा की, उनकी हत्या हो तो और भी जघन्य बात। लेकिन मंत्री जी के लिए सब कुछ बिजनेस एज यूजुअल है। इसलिए आपको ये क्वेरी हो सकती है कि ज़रा जाने तो कि मंत्री कौन है। आरजेडी के कोटे से मंत्री पद पाए हैं, मधेपुरा के इलाके से आते हैं। मधेपुरा के इलाके का जिक्र हुआ, आरजेडी का जिक्र हुआ तो मीडिया वालों ने रुख किया बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का, जिनकी पार्टी से चंद्रशेखर आते हैं। जब पत्रकारों ने तेजस्वी यादव से इस घटना पर प्रतिक्रिया मांगी तो उन्होंने 2 टूक जवाब दिया कि उन्हें इस मामले की कोई जानकारी ही नहीं है। एक सब इंस्पेक्टर पर ट्रैक्टर चढ़ा दी गई है बालू माफियाओं द्वारा। बिहार में बालू, इसकी जानकारी हम लोग को नहीं है, अभी हमको पता नहीं चला है। पता कब
क्या मामला है? वैसे पत्रकार नीतीश कुमार के पास भी पहुंचे थे रोजमर्रा की तरह प्रदेश की घटनाओं पर प्रतिक्रिया लेने के लिए, लेकिन नीतीश कुमार ने दूर से ही झुककर मीडिया वालों को प्रणाम कर लिया, कोई बात नहीं की। अब आपको बताते हैं कि इस मामले में पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची। जमुई के डीएसपी अभिषेक सिंह ने बताया आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए स्पेशल टीम का गठन कर दिया गया है। वैसे दर्शकों को बता दें, जमुई में जो हुआ वैसी ही घटना 13 नवंबर को रोहतास में भी हुई थी। अवैध शराब की बिक्री की सूचना पर पुलिस सासाराम नगर थाना क्षेत्र इलाके में पहुंची और वहां असामाजिक तत्वों ने पुलिस की टीम पर हमला किया, जिसमें एक एएसआई समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। चंद्रशेखर मंत्री के शब्दों में कहें तो बिहार में पुलिस और सरकारी अधिकारियों पर हमला वो घटना है जिसमें कोई नई बात नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी छवि लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर चमकाते रहे सत्ता में आने के बाद से। ऐसे में मंत्रियों की टिप्पणी और अपराधियों के हौसले दोनों सरकार पर सवालिया निशान लगाते हैं। अब चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिन के दौरे पर झारखंड पहुंचे। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती है। प्रधानमंत्री भी उनके जन्म स्थान उलिहातू गांव जा रहे हैं। ये गांव झारखंड के खूंटी जिले में है, रांची से करीब 60 किलोमीटर दूर। ऐसा पहली बार है जब देश का प्रधानमंत्री उलिहाती गांव पहुंचेगा भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पर। ये भगवान शब्द क्यों? क्योंकि जो बिरसा मुंडा को नायक के तौर पर मानते हैं वो इस पद का भी इस्तेमाल करते हैं सम्मान के लिए। 15 नवंबर झारखंड के लिए खास दिन है। इसी दिन इस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। आप में से हो सकता है कि कुछ लोग बिरसा मुंडा को ना जानते हों, उनके लिए हम एक संक्षिप्त परिचय बता देते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म हुआ 15 नवंबर 1875 को। उनके जन्म के समय अंग्रेजों ने इस इलाके में आम लोगों को तबाह कर रखा था। कई ऐसे कानून थे जिनके चलते किसानों और आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही थी। क्षेत्र की जनजातियों के अधिकारों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। इसके अलावा धर्म परिवर्तन की इंतहा ये थी कि बिरसा मुंडा तक को पढ़ाई की खातिर अपना धर्म बदलना पड़ा। जर्मन मिशनरी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए उनका नाम बदलकर बिरसा डेविड कर दिया गया, जो बाद में बिरसा दाऊद भी हो गया। हालांकि कुछ ही सालों बाद स्वतंत्रता संग्राम से प्रभावित होकर उनकी मां ने उनको स्कूल से हटा लिया। बहुत कम उम्र में आज़ादी के आंदोलन में बिरसा मुंडा कूद पड़े। 1895 में उन्होंने ईसाई धर्म भी त्याग दिया और उल गुलान की शुरुआत की। उल गुलान का अर्थ होता है असीम कोलाहल, द ग्रेट टमल्ट। वो विद्रोह जिसमें आदिवासियों ने अपने जल, जंगल और जमीन पर दावेदारी के लिए प्रतिरोध किया। उन्होंने नारा दिया, अबुआ राज एते जाना, महारानी राज टुंडू जाना, यानी रानी का राज खत्म करो और अपना राज स्थापित करो। उन्होंने रैयतों यानी किराए या ठेके से खेती करने वाले किसानों को लगान न देने का आदेश दिया। इन सब के चलते उन्हें 24 अगस्त 1895 को गिरफ्तार कर लिया गया और 2 साल कैद की सजा सुनाई गई। फिर 28 जनवरी 1898 को उन्हें जेल से रिहा होने के बाद फिर से सामाजिक कार्यों में जुटा पाया गया। बिरसा मुंडा धर्मांतरण को रोकने के अभियान में भी जुटे, कुछ समय के लिए भूमिगत भी हुए। 1899 के दिसंबर में अबुआ दिशुम का उन्होंने नारा दिया, यानी स्वराज्य कायम होने की घोषणा की। फिर 5 जनवरी 1900 को बिरसा के साथियों ने खूंटी के एटकेडी गांव में 2 पुलिस कांस्टेबलों की हत्या कर दी। 2 दिन बाद उन्होंने खूंटी पुलिस स्टेशन पर भी हमला किया और एक और कांस्टेबल को मार दिया। इन घटनाओं के बाद बिरसा के सर पर 500 रुपए का इनाम रखा गया, जो उस समय के हिसाब से बड़ी रकम थी। अंग्रेज सरकार को लगा कि इतना पैसा देकर आदिवासी बिरसा मुंडा की मुखबरी करेंगे। बावजूद इसके बिरसा मुंडा अंग्रेजों को छकाने में निरंतर कामयाब रहे और इसके लिए उन्होंने सिंहभूम की पहाड़ियों में अपना बेस बनाया और छापामार युद्ध किया। लेकिन 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर के पास उनकी गिरफ्तारी हो गई और गिरफ्तारी के 4 महीने के भीतर 9 जून 1900 को बिरसा की जेल में मृत्यु हो गई। सुबह खून की उल्टी हुई और उसके बाद मौत। 26 साल से भी कम उम्र में बिरसा मुंडा ने अंग्रेज़ों से डटकर मुकाबला किया और देश के लिए, देश के नागरिकों के लिए, देश के आदिवासियों के लिए वो शहीद हो गए। इसीलिए बिरसा मुंडा को झारखंड में और देश में इतने प्रेम और सम्मान के साथ याद किया जाता है और उनके नाम पर याद के साथ साथ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भी होती है। 2 साल पहले 15 नवंबर को ही केंद्र सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस मनाने का फैसला किया। सरकार ने कहा ये दिन वीर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति को समर्पित होगा, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां देश के प्रति उनके बलिदान के बारे में जान सकें। लोग प्रेरणा लेते हैं, लेकिन आदिवासी समाज की स्थिति क्या है, इस पर भी चर्चा की जानी चाहिए। उनके पिछड़ेपन से जुड़ी बातें होती हैं।
सरकार की नीयत कहें आज़ादी के बाद से अब तक या आधी अधूरी कोशिशें, आदिवासियों का विकास बाकी समाज की तरह नहीं हो पाया। भारत में आदिवासियों की संख्या कुल आबादी का 8.9% है, यानी लगभग 12 करोड़ के लगभग। केंद्रीय आदिवासी मंत्रालय के मुताबिक करीब 90% आदिवासी ग्रामीण इलाकों में रहते हैं और 10% शहर में। 2011 की जनगणना के हिसाब से देखें तो आदिवासियों में साक्षरता दर सिर्फ 59% थी, जबकि देश में औसत साक्षरता दर 73% है। जिन आदिवासियों के लिए प्रधानमंत्री 24,000 करोड़ की योजना का ऐलान कर रहे हैं, उनके साक्षरता और स्थिति के बारे में अलग से डेटा उपलब्ध नहीं है। अब जानते हैं कि विशेष रूप से कमज़ोर जनजातियां कौन सी हैं जिनके बारे में प्रधानमंत्री और उनकी सरकार नया ऐलान कर रहे हैं। सरकार ने इन आदिवासी समूहों की पहचान के लिए कुछ क्राइटेरिया बनाए। क्या है? प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्निक, यानी जिन समाजों में खेती का जो चलन है उसमें मशीनें बहुत ज़्यादा शामिल नहीं हैं, अभी बहुत ही घुमंतू खेती और बहुत पारंपरिक खेती शामिल है। ऐसे में ये जनजातियां खाने पीने के लिए जंगलों पर ज़्यादा निर्भर हैं। दूसरी बात, साक्षरता का निम्न स्तर। तीसरा, आर्थिक पिछड़ापन। चौथा, उनकी घटती या रुकी हुई आबादी। इस पर मौजूदा सरकार क्या करने जा रही है, उससे पहले ये बता दें कि अब तक इन समुदायों के लिए क्या किया गया। भारत सरकार ने आदिवासियों की स्थिति का पता लगाने के लिए 1960-61 में ढेबर कमीशन का गठन किया था। इसने रिपोर्ट में बताया कि आदिवासियों की शिक्षा की समस्या के लिए कुछ नहीं किया गया। आवासीय आश्रम स्कूल बनाने की सिफारिश की गई। कमीशन ने आदिवासियों में काफ़ी पिछड़े समुदायों को प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप यानी PTG, आदिम जनजाति समूह के रूप में कैटेगराइज किया, यानी जो आदिवासियों में भी सबसे ज़्यादा पिछड़े हैं। ढेबर कमीशन ने कुछ सिफारिशें भी की थी। मसलन आदिवासी बच्चों को हैंडीक्राफ्ट या प्रैक्टिकल स्किल की ट्रेनिंग दी जाए, उन्हें खाना, कपड़े और किताबें मुफ्त दी जाएं। जो शिक्षक इन बच्चों को पढ़ाएं उन्हें आदिवासियों की संस्कृति की पूरी जानकारी हो। आदिवासी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जाए और इन बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को विशेष भत्ता और आवासीय सुविधाएँ दी जाए। अलग अलग सरकारें दावा करती रहीं कि हम इन सुझावों पर काम कर रहे हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो उसमें ऐसे 52 समुदायों की पहचान की गई थी जो इस प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप में आते हैं। बढ़ते वर्षों में कुछ और समुदायों को इसमें जोड़ा गया। साल 2011 की जनगणना में ऐसे 93 आदिवासी समूह थे। साल 2006 में भारत सरकार ने प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप का नाम भी बदल दिया था। ये जानकारी आपके लिए ज़रूरी है। अब इन विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों को अंग्रेजी में शॉर्ट में कह दिया जाता है PVTG, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। PVTG, ये शब्द आगे भी आता रहेगा। ये नाम तो बदला, पर हालात कितने बदले। मार्च 2015 में केंद्र सरकार ने समुदाय के विकास के लिए राज्यों को चिट्ठी लिखी। सरकार ने खुद माना कि इन समुदायों के पास बुनियादी शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और आधुनिक जीवन यापन की चीज़ें नहीं पहुंची। राज्यों से कहा गया कि वे इन समुदायों के संरक्षण के साथ विकास के लिए लॉन्ग टर्म प्लान बनाएं। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, आवास, बिजली, खेती, संस्कृति, रोजगार को शामिल करने को कहा गया। इस प्लान के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया CCD प्लान। CCD का फुल फॉर्म कंजर्वेशन कम डेवलपमेंट प्लान। इसके तहत कहा गया कि PVTG इलाकों में स्पेशल हेल्थ सेंटर बनाए जाएं। हेल्थ सर्वे पर खूब जोर दिया गया। खासकर इन समुदायों में सिकल सेल एनीमिया को देखते हुए हेल्थ कार्ड जारी करने की सिफारिश की गई। एनीमिया हम जानते हैं खून की कमी को बोलते हैं। थोड़ा और डिटेल में बोलें तो खून में पाई जाने वाली लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल्स, RBC, इसकी कमी। लेकिन ये सिकल सेल एनीमिया क्या है? डॉक्टरों के मुताबिक इस तरह की बीमारी लाल रक्त कोशिकाओं में डिफेक्ट आने से, कुछ खराबी आने से होती है। क्या होती है खराबी? लाल रक्त कोशिकाएं दरांती के आकार की हो जाती हैं, इसीलिए सिकल सेल बोलते हैं अंग्रेजी में। आकार बदलने से ये कोशिकाएं ब्लड वेसल को ब्लॉक कर देती हैं, जिससे खून का प्रवाह रुकता है। डॉक्टर इसे जेनेटिक समस्या मानते हैं। हाथ, पैर और जोड़ों की हड्डियों में इसके चलते दर्द होना आम लक्षण है। जनजाति मंत्रालय के मुताबिक आदिवासी समुदाय में जन्म लेने वाले 86 में से एक बच्चे में सिकल सेल एनीमिया होता है। अब आते हैं इस बरस में, फरवरी 2023। इस साल बजट में केंद्र सरकार ने एक बड़ी घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा साल 2047 तक सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन के लिए एक मिशन शुरू किया जाएगा। इसके तहत प्रभावित आदिवासी इलाकों में 0 से 40 साल की उम्र के 7 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी और केंद्र और राज्य सरकारों की साझेदारी से इस समस्या को दूर किया जाएगा। इसी बजट में सरकार ने कहा कि PVTG आदिवासी समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए PM PVTG विकास मिशन शुरू किया जाएगा। उद्देश्य आदिवासियों के लिए मूलभूत सुविधाओं की स्थिति में सुधार करना। मूलभूत सुविधाएं जैसा पहले बताया, मकान, सफाई, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा और कनेक्टिविटी। इसके लिए सरकार ने अगले 3 साल में 15,000 करोड़ रुपए आवंटित करने की बजट में घोषणा की थी।
अभी देश में इन आदिवासियों की संख्या जो पीवीटीजी कैटेगरी में आते हैं कितनी है? करीब 28 लाख। ये 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं। कुल 75 पीवीटीजी समुदाय हैं, देश के 220 जिलों में रहते हैं। इसमें कई समुदाय तो ऐसे हैं जिनकी आबादी सैकड़ों में है और उससे भी कम। जैसे 2001 की जनगणना में बिहार में बिरजिया आदिवासी सिर्फ 17 थे और बिहार में असुर समुदाय की बात करें तो संख्या थी 181। कोरवा समुदाय की आबादी थी 703। ये आदिवासी ज़्यादातर जंगल क्षेत्रों और दुर्गम इलाकों में रहते हैं जहां अभी विकास अपने मानक स्वरूप में नहीं पहुंचा है। अब इस बरस के और आगे की डेवलपमेंट बताएं। जून में सरकार ने कहा कि वो इन 28 लाख पीवीटीजी समुदाय के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डिज़ाइन करने पर विचार कर रही है। इसके लिए 22,000 गाँवों में सर्वे किया जाएगा। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि ये पहली बार होगा जब उनके जीवन में आ रहे बदलावों के बारे में जानकारी इकट्ठी की जाएगी और उन्हें डॉक्यूमेंट किया जाएगा। इसके बाद जुलाई 2023 में केंद्र सरकार ने लोकसभा में जवाब दिया कि जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधिकारियों ने इन आदिवासी इलाकों का दौरा किया है और रिपोर्ट दी कि यहाँ सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर के सुधार के लिए फोकस करना होगा। स्कूल छोड़ने की दर और आजीविका के अवसर में सुधार की भी ज़रूरत है। अब प्रधानमंत्री खुद 26% आदिवासी आबादी वाले राज्य के दौरे पर हैं। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव है, उससे पहले लोकसभा चुनाव है। अभी छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं जहां लगभग 32% आदिवासी जनसंख्या है। इसलिए इस दौरे के ऐलान के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। आलोचक कह रहे हैं प्रधानमंत्री पीवीटीजी मिशन के जरिए कई राज्यों के आदिवासी समुदायों को लक्ष्य कर रहे हैं। समर्थक कह रहे हैं लक्ष्य करने में गुरेज क्या है अगर विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री झारखंड के दौरे पर प्रधानमंत्री किसान योजना की 15वीं किश्त भी जारी करेंगे। इसके अलावा रेल, सड़क, शिक्षा जैसे कई क्षेत्रों में 7200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। आपने प्रधानमंत्री के दौरे के ब्यौरे सुने, नई स्कीम के बारे में सुना। आज का ललन टॉप शो यहीं पर समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। हमारे साथ ही ललन टॉप शो के कारवां को आगे बढ़ाएंगे और हम चले राजस्थान के चुनावी दौरे पर। आज 14 नवंबर है जब मैं आपसे ललन टॉप शो में मुखातिब हूँ। 15 नवंबर की शाम को हम होंगे भरतपुर में, 16 नवंबर की शाम को होंगे जयपुर में, 17 नवंबर की शाम कोटा में होगी, 18 नवंबर की शाम होगी प्रतापगढ़, 19 नवंबर की शाम उदयपुर, 20 नवंबर की शाम जोधपुर और 21 नवंबर की शाम बीकानेर में। ऐसा इरादा है। ललन टॉप के सोशल मीडिया हैंडल्स पर जैसे एक्स पर या इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब के कम्युनिटी कार्ड में आपको शाम को दर्शकों का कहाँ जुटान होगा, इन शहरों में इसकी जानकारी दी जाएगी। आपके कोई सुझाव हो तो आप भी हमें बता सकते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।